कामयाब हुए हैं। तो नाजरीन, बीजेपी खेमे में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ 17 रियासतों में और एक यूनियन टेरिटरी में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज भी आज आ रहे हैं। और जिस तरह से सुबह से ही रुझानात जो है इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि बीजेपी को जो है काफ़ी सबकत हासिल हो रही है। महाराष्ट्र में साफ सबकत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि कांग्रेस ने बेहतर कारकर्दगी कर दिखाई है, लेकिन हरियाणा में जो है वो मामला काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर का दिखाई दे रहा है। अब जेजेपी हरियाणा में जो है किंग मेकर की पोजीशन मिल चुकी है जेजेपी को। अब किसके साथ इक़्तिदार में आ सकती है जेजेपी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही बातचीत शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें, सोनिया गांधी ने हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया है कि वो जिस तरह से भी चाहे इस पूरे मामले को हैंडल कर सकते हैं। वहीं जो हरियाणा के बीजेपी चीफ है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही अमित शाह जो है वो नाराज चल रहे थे टिकट तकसीम को लेकर के हरियाणा में। तो हरियाणा में काफ़ी कुछ जो है देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नताइज सामने आ रहे हैं, जेजेपी काफ़ी अहम रोल अदा करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है बीजेपी जो है मेजॉरिटी सीट्स पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले इलेक्शन से बात करें तो पिछले इलेक्शन के हिसाब से उतना ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी नहीं करती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि पिछले से उनकी पुअर परफॉर्मेंस ही दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं शिवसेना बेहतर कारकर्दगी करती हुई दिखाई दे रही है पिछले असेंबली इलेक्शन से। वहीं कांग्रेस जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना एग्जिट पोल से दिखाई दे रहा था, उससे भी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो है एनसीपी जो है वो काफ़ी अच्छी कारकर्दगी करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ वंचित अघाड़ी से राजेंद्र पटौड़ी, हमारे लीडर वंचित अघाड़ी के, कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया है, साम दाम दंड भेद, ये महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था। जो भी करेंगे लेकिन जीतेंगे जरूर, पार्टियां तोड़ेंगे, ईडी की नोटिस भेजेंगे, सब करेंगे लेकिन जीतेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है कि सत्यमेव जयते, सत्य ही हमेशा और मेहनत ही जीतता है। थैंक यू। तो नाजरीन, वंचित अघाड़ी के लीडर राजेंद्र पटौड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि क्यों ऐसा हुआ कि वंचित अघाड़ी जो है बावजूद कोशिशों के कि दूसरे पार्टीज के साथ इत्तेहाद कर सके, उसमें नाकाम रही। देखिए, हमने कोशिश बहुत की, पहले तो कांग्रेस के साथ ही की थी, कोशिश की वो हमसे जुड़ जाए। तो कांग्रेस की तरफ से जो पहला ऑब्जेक्शन था वो था एमआईएम की जानिब से कि अगर एमआईएम होगी तो कांग्रेस अलायंस नहीं करेगी। असद साहब ने इस मुश्किल को भी दूर कर दिया था। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगर कोई ऐसा इत्तेहाद बनता है तो हम लोग कांग्रेस के स्टेज पे नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो आपने देखा होगा कि पार्लियामानी चुनाव जो हुए थे उसमें हमारे साथ कांग्रेस आई। महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए एक और अच्छी खबर है, सोलापुर सिटी से देशमुख जो है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। जी राजेंद्र जी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। विधानसभा के इलेक्शंस में भी हमने कोशिश की थी कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि इस तरह का कोई सेकुलर फोर्स खड़ा हो जाए जो बीजेपी के खिलाफ लड़े। वरना ये मुश्किल नहीं था कि महाराष्ट्र में जो है वो बीजेपी को हराया जाए। और ये कोशिश करने के लिए जिस तरह का विल पावर कांग्रेस के लीडरान को दिखाने की ज़रूरत थी वो नहीं दिखा रहे थे। उसकी वजह थी कि कई लोगों पे जो एफआईआर हो चुकी थी अलग अलग मामलों में, वो लोग अभी भी एफआईआर होने के बावजूद भी उन्हें पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। उसमें एनसीपी के लीडर भी और कांग्रेस के भी है, और इनके ऊपर ईडी है, इनकम टैक्स है। इन लोगों को डर बताकर इस तरह से अलायंस नहीं करने के लिए मजबूर किया गया है, ये हम लोग सोचते हैं। क्योंकि जिस तरह अब इलेक्शंस में पूरी कांग्रेस के लीडरान का बिहेवियर था, वो इसी तरह था कि वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी को ही जितवाना चाहते थे। और उसकी वजह से इस तरह के जो फिगर आ रहे हैं अभी
कि जिस बीजेपी के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में माहौल था, यहाँ बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आ सकती थी, उसके बावजूद कांग्रेस की नाकामियों की वजह से महाराष्ट्र के इस अवाम को इस तरह की हुकूमत को झेलना पड़ेगा, पूरे 5 साल के लिए झेलना पड़ेगा। जी, लेकिन वंचित अघाड़ी कहाँ पीछे रह गई है? 200 सीटों पर मैदान में उतरी थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कहाँ पर जो है वंचित अघाड़ी जो है सही से काउंटर नहीं कर पाई? क्या इसी वजह से कि बीजेपी, सेना और कांग्रेस, एनसीपी आगे थी, तो इन पार्टियों के आगे जो कहीं ना कहीं वंचित अघाड़ी का जो नैरेटिव था, उनकी कैंपेनिंग जो है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होती हुई नजर आई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोगों का जो सोचने का तरीका है वो ये था कि उन लोगों को नुमाइंदगी मिले जिन्हें पिछले 70 सालों में कभी नहीं मिली, और हमारे कैंडिडेट थे वो, उनका बैकग्राउंड जो था वो बहुत छोटे तबके के लोग थे जिनके 500-700 वोट भी नहीं है, ऐसे लोगों को हमने नुमाइंदगी दी थी। इलेक्शंस में अक्सर देखा ये जाता है कि उनके कम्युनिटी के बहुत सारे वोट हो, उनका बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल हो, उनके पास बहुत पैसा हो, ये सारी चीज़ें जो है उससे हटकर हमने हमारे नुमाइंदे खड़े किए थे। और उसकी वजह से हम लोग जिस तरह का इलेक्शन चाहते थे कि जो सही मायने में इलेक्शन हो, तो इलेक्शन नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी और सेना बीजेपी जो है, इवन मनसे जो है कि अगर उद्धव ठाकरे के बेटे खड़े होते हैं तो मनसे वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं उतारता है। और आपको ये भी पता होगा कि शरद पवार साहब जो है, वो शरद पवार साहब जो है वो शिवसेना वालों के भी नज़दीकी रिश्तेदार है और कांग्रेस वालों की भी। शिंदे साहब जो है उनके नज़दीकी रिश्तेदार है कांग्रेस में, और सेना के जो प्रमुख है उनके भी ये नज़दीकी रिश्तेदार है। इसलिए ये जो आपस में रिश्तेदारी निभाने के लिए पार्टियां चलती है, उसकी वजह से उन्होंने जहाँ जहाँ हम लोग चुन के आ सकते थे वहाँ इस तरह के कैंडिडेट डाले या इस तरह से सेटिंग किए, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करवा दिए कि उसकी वजह से वंचित जो है वो नहीं जीत पाई। दिगर कई वजह हो सकती है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास, जो फिगर्स आएंगे बूथ वाइज, उसके बाद समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ कम पड़ गए। लेकिन जिस तरह से क्योंकि नई पार्टी भी है, अगर दूसरी पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है मेहनत और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। हालांकि सामने वाली पार्टियों का नैरेटिव भी उतना ही बड़ा था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वंचित अघाड़ी को पहले से ही पता थी। ऐसे में कोशिशें ज़रूर की किसी हद तक कि कहीं ना कहीं इत्तेहाद जो किया जाए, लेकिन वो इत्तेहाद जो है सही से ट्रांसलेट नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता था। अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी से अलायंस हो, किसी से दोस्ती हो, और वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई अलायंस बने, तो आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते इलेक्शंस में। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जब लड़ती है तो उनकी विचारधारा जो है वो एक समान होनी चाहिए, और जो कि कांग्रेस की बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ लोगों में बहुत बड़े पैमाने पे गुस्सा था, लोग चाहते थे कि ऐसा कोई ऑप्शन बने कि जिसको वो जिताए। आपने अगर अभी देखा होगा तो जो फिगर सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जो है वो कम हो गई है और एनसीपी बढ़ी है। उसकी वजह भी ये है कि कांग्रेस जो अपने आप को बचाना ही नहीं चाहती है, कांग्रेस जो अपने आप को लड़वाना ही नहीं चाहती है, तो लोग उसके पीछे खड़े क्यों हो। और कांग्रेस की नाकामियों की वजह से महाराष्ट्र में ये बीजेपी और शिवसेना की सरकार आ गई। ये जो सेकुलर इदारा बनना जरूरी था वो नहीं बन पाया है, उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस के लीडरान जिम्मेदार हैं। लेकिन राजेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि पिछड़े जो तबके हैं उनको आवाज़ देने की कोशिश की और उन्हीं तबकों से आपने जो है अपने कैंडिडेट्स भी खड़ा किए, लेकिन जिस तरह की फिगर्स देखने को मिल रहे हैं उसको पूरी तरह से जनता ने ठुकरा दिया है। बिल्कुल नहीं। अगर हमारे कैंडिडेट जो है तो कहीं जगह पे सेकंड और थर्ड नंबर पे है, फिगर्स कम नहीं है। अगर जिस कम्युनिटी से वो लोग बिलोंग करते हैं उनके 500, 700 या 1000 वोट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और उसके बावजूद अगर वो 25 और 30 हज़ार वोट हासिल करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि अब लोगों में इस बदलाव को स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि हम कम्युनिटी देखेंगे नहीं, कास्ट देखेंगे नहीं, लेकिन सोशल बिहेवियर जो है वो हमें चेंज करना होगा। जमहूरियत अगर बचानी होगी तो हमें एक दूसरे को वोट देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, और उस बदलाव की शुरुआत जो है वो लोगों ने कर ली है। और हम लोगों ने जो
पार्लियामानी जो इलेक्शंस हुए थे जी उस इलेक्शंस में भी 42 लाख वोट हासिल किए थे और इन इलेक्शंस में भी हम बाकायदा उसके आगे निकल जाएंगे। और साथ ही साथ तो ये बहुत बड़ा सोशल चेंज है। जी सोशल चेंज है, लेकिन वो जो है एक बड़ा रोल अदा करता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर कास्टिज्म की बात भी करें तो वो भी जो है पूरी तरह से वैनिश होता नहीं हुआ है अभी तक। वो अभी भी जो है वोट्स में काफ़ी ज़्यादा रोल अहम प्ले करता हुआ नज़र आता है। अगर हरियाणा में देखें तो जाट काफ़ी अहम रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका असर भी सीधा वहाँ के रिजल्ट्स पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मराठा तबके की बात करें तो उसका असर भी सीधा महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो है जिस तरह का शायद अप्रोच कहीं ना कहीं वंचित अघाड़ी जो है उसमें पीछे रह गई, शायद इसी वजह से कि अंडर एस्टिमेट कर दिया कि तबकों का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकता है। नहीं, ऐसा अगर होता है तो हमने धनगर कम्युनिटी की बात की थी जो महाराष्ट्र में 2 करोड़ है। मराठा कैंडिडेट हमारे तरफ से भी कई जगह कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन की तरह लड़े जाते या उस फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ खड़े होने की जो ज़रूरत थी वो कांग्रेस एनसीपी अगर समझ के लड़ती और एक इदारा बन के लड़ता तो शायद बहुत अच्छे परिणाम आते थे। अब कोई एक पार्टी जो अभी मार्च में रजिस्टर हुई है जिसने इलेक्शंस में पहला एक इलेक्शन लड़ा हो और उसके बाद 6 महीने बाद अगर वो 200 बंदे उतारती है और जिन्हें बहुत अच्छे नंबर्स जो है वो लोगों से मिलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये हम कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इस रीजन में अभी रजिस्टर हुई पार्टी है, तो इसके बावजूद अगर 237 कैंडिडेट जो थे हमारे थे और 23 लोगों को हमने सपोर्ट किया हुआ था, तो ऐसा अगर हम लोग 257 कैंडिडेट अगर उतारते हैं और वो कॉन्टेस्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि रिसेंटली 2018 में ही फाउंड की गई ये जो पार्टी है आपकी, ऐसे में 243 कैंडिडेट 2019 में जी, ऐसे में 243 के आसपास कैंडिडेट्स मैदान में उतारना, सीट्स पे उतारना अपने कैंडिडेट्स को, ये थोड़ा क्विक जंप नहीं हो गया? नहीं, देखिए, अगर आप जमहूरियत पे भरोसा करते हैं तो जमहूरियत में जो चीज़ें ज़रूरी होती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो तो आपको करना ही चाहिए। आप किसी को भी इस तरह से बाय नहीं दे सकते कि हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम कोई रामदास आठवले वाली पार्टी नहीं कि अगर बीजेपी चाहे तो हमें उनके एबी फॉर्म पे लड़वा ले। तो हम लोग हमारा एक वकार है और उस वकार के साथ हम अपना पार्टी चलाते हैं और इसलिए हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं वो पार्टी को हम उस तरह से ले जाना चाहते हैं जिसमें हम अपने वकार को जिंदा रखें और एक सेक्युलर फोर्स की तरह हम लोग लड़े। तो राजेंद्र जी, अब जिस तरह का जो है पूरा सिनेरियो और रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ऐसे में वंचित अघाड़ी जो है आगे किस तरह से अपनी पार्टी का जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो कैसे बनाती है, किस तरह से आगे जो है उसकी स्ट्रेटेजी बेहतर कर पाती है कि आगे जो आने वाले इलेक्शंस है और आगे की जो सियासत है उसको एक सही तरीके से और बेहतर फिर वो वोट्स में ट्रांसफ़र हो सके, उसको एक सही ढंग से स्ट्रेटेजाइज किया जा सके। देखिए, ये जो मैंडेट आया है वो मैंडेट को नकारा नहीं जा सकता। जो कुछ आया है उसके लिए पार्टी के जो लीडरान है वो बैठेंगे, बाकायदा हर मतदार संघ के बारे में चर्चा होगी। उसमें जो फिगर्स आए वो क्यों कम हुए, जहां हम लोग जीतने की हमें उम्मीद थी वहां हम लोग कहां कम पड़ गए, ये इन सब चीज़ों पे गौर होगा और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि पार्टी वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम लोग इसमें क्या क्या बदलाव कर सकते, जीत की तरफ जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते। ये तो फाइनल फिगर्स जब हमारे हाथ हो गए तो ही हम लोग उस पर कुछ काम कर पाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस लीडर मुनीम हकीम भी जुड़ चुके हैं, मुनाफ हकीम माफ कीजिएगा, वो भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ एमआईएम लीडर लुकमान नदवी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस लीडर मुनाफ हकीम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम तर चाहे एनसीपी हो या दीगर पार्टियां हो, सबका ये कहना है कि बेहतर हो सकता था बीजेपी के लिए ये जो अभी महाराष्ट्र में रास्ता बना है इक़्तिदार की तरफ, वो और भी कठिन हो सकता था अगर जो है कांग्रेस उस तरह का विल पावर दिखाती तो।
नहीं, देखिए पूरे चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के दोनों ने मेहनत की और हमारे जो नेता है उन्होंने भी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों के मसाइल को लोगों के दरमियान में पेश करने का काम किया। मेहनत तो बराबर हुई। अब जो आवाम को फैसला करना था, आवाम ने जो फैसला दिया उसको मानना चाहिए। लेकिन मुनाफ हकीम जी, मेहनत बराबर जो है आप कह रहे हैं कि हुई है, एनसीपी और कांग्रेस ने मेहनत बराबर की, लेकिन वो बराबर की दिखी नहीं जनता को। एनसीपी जो है सीधा मैदान में दिखी, मैदान में जो है जंग करती हुई दिखाई दी, बीजेपी के अगेंस्ट जो है पूरी लड़ती हुई दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस नहीं वैसे दिखाई दी, उस तरह से लड़ती हुई नहीं दिखाई दी। एनसीपी जो है पूरी तरह से जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की, शरद पवार की एक तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर वो पूरा बारिश में भीगते हुए भी लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, उनकी सपोर्ट की मांग कर रहे थे, जिसका असर दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस वैसा कुछ करती हुई नहीं दिखाई दी, ना ही कांग्रेस के सीनियर लीडरान जो है वो इस तरह का जो है जज्बा नहीं दिखाया है उन्होंने कैंपेनिंग में, उसका असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाया है, बिल्कुल दिखाया है। कांग्रेस के सारे जो दिग्गज नेता है वो चुनाव के मैदान में थे, वो चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ तक के जितनी विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने मैदान में रहने के बावजूद भी जो वक्त दूसरी विधानसभा के लिए दे सकते थे वो सभी ने दिया है। शरद पवार साहब का कद जो है महाराष्ट्र के सारे जो सियासी पार्टियों में सबसे ऊंचा कद है और वो हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने की उन्होंने कोशिश की और उनके कैंपेन करने का जो तरीका है उसका मुकाबला किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है दोनों पार्टी को और शरद पवार साहब के मुकाबले में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का जो लीडरशिप है उसमें प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, अशोक चौहान साहब चुनाव लड़ रहे थे और सारे जो बड़े नेता है वो चुनाव के मैदान में रहे और सभी ने मेहनत की। ये बात आपकी सही है कि शरद पवार साहब की तरह मेहनत करना सबके बस की बात नहीं। लुकमान नदवी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि एमआईएम की कारकर्दगी महाराष्ट्र में जो है पिछले बार से बेहतर जो है हुई है, लेकिन जिस तरह के दावे एमआईएम ने किए थे वैसे भी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर दावे पूरे हो जाएं तो फिर खुदाई दावा ना हो जाए, लेकिन फिर भी जिस तरह से जिस पैमाने पर दावों का टूटना, दावों का बिखरना, दावों का सुनिए दावों का टूटना, दावों का बिखरना इस बात की दलील है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश कर लेता है लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो है किस्मत पे, तकदीर पे टिकी होती हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मजलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं और 2014 के मुकाबले हमें वोट भी ज़्यादा मिले हैं, हमें वोट भी ज़्यादा मिले हैं और जो हमारी शोहरत यहाँ पर हुई है और जिस तरह हमारी मकबूलियत हुई है उसमें इजाफा हुआ है, ये हमारी किसी कामयाबी से कम नहीं है। ठीक, लेकिन जिस तरह के दावे थे वैसा हुआ नहीं है, कमी तो कहीं ना कहीं पे ज़रूर रही है। साथ ही साथ जो है मौका था आपके पास कि इत्तेहाद कर सके दीगर पार्टियों के साथ और जो कारकर्दगी बेहतर हुई है उससे भी मज़ीद बेहतर हो सकती थी और भी काफ़ी अहम रोल आपकी पार्टी कर सकती थी, लेकिन जो है इत्तेहाद से पीछे रही एमआईएम। देखिए, इलेक्शन जब लड़े जाते हैं तो बहुत से इम्कानात होते हैं और इंसान के पास बहुत से इम्कानात होते हैं, मौक़े होते हैं, कभी किसी मौके से फ़ायदा उठा पाता है, नहीं उठा पाता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं और कभी कभी कुछ टेक्निकल बातें ऐसी होती हैं, किसी भी इत्तेहाद हो पाया, नहीं हो पाया, ये और बात है। हमारा इत्तेहाद नहीं हो पाया था लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन लड़े और मजबूती के साथ लड़े और हमने जिन दलितों को और मुसलमानों को और पिछड़े हुए लोगों को हमने मुत्तहिद करने की कोशिश की उसमें हम अपनी हद तक कामयाब हुए और आप देखेंगे जो वोट परसेंटेज हमारा है वो पिछले 2014 के इलेक्शन मुकाबले में बहुत बढ़ा है।
हमारी मकबूलियत बहुत बड़ी है, हमारे कैंडिडेट्स ने बहुत ताकत के साथ इलेक्शन लड़ा है और इसके नतायज भी इंशाल्लाह आगे आने वाले कॉरपोरेशन भी हमें बरामद होंगे। लेकिन जिस तरह से एमआईएम को मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है, तो ऐसे में भले ही लीडरान का, आपके पार्टी के लीडरान का कहना कुछ और हो, लेकिन देखा उसी तरह से जाता है। ऐसे में कांग्रेस भी है और दीगर पार्टियां भी है जिनका टारगेट वोट भी मुस्लिम तबका होता है, माइनॉरिटी होता है। तो ऐसे में जिस तरह से अलग अलग इत्तेहाद करने से कासिर रही एमआईएम, तो वोट बढ़ता गया और इस तरह की हालत जो है होती रही और बीजेपी को इस वजह से सीधा सीधा फायदा होता रहा। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इत्तेहाद से पीछे रही पार्टियां, ओपोजिशन पार्टियां, एमआईएम, वो जो है फायदा देती रही बीजेपी को। आज भी जो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस को और एनसीपी को जो सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, उसमें मुसलमानों ने और दलितों ने ही उनको वोट दिया है। इसके बावजूद कि उन्होंने एक मुद्दत तक, अगर मैं बार बार कहूँ 70 साल तो मैं नहीं कहता, एक मुद्दत तक इन्हीं दोनों कम्युनिटी का इस्तेहसाल किया, इन्हीं कम्युनिटी को यूज़ किया और उनके लिए उन्होंने कोई भलाई का काम नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे जो सीटें ये जीत रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी बढ़त है, वहाँ यही दोनों कम्युनिटी का फैक्टर काम कर रहा है जी। तो ये दोनों आज भी अपनी जगह मौजूद हैं। इसके बावजूद कि इनके साथ ज्यादती की गई, इसके बावजूद कि इनके साथ जुल्म किया गया, इसके बावजूद कि इनको हाशिए पर रखा गया, तो इसका मतलब साफ यही है कि चाहे मुसलमान हो, दलित हो, उनको कोई अल्टरनेटिव मिल ही नहीं रहा है। उनको एमआईएम में भी अल्टरनेटिव दिख ही नहीं रहा है कि वो जो है कांग्रेस को छोड़कर, चाहे उन्होंने कितना ही जो है सही ना किया हो इन दोनों ही तबकों के साथ, वो किसी और को वोट दे, उनको कोई अल्टरनेटिव मिल ही नहीं रहा है। तभी जाके जिस तरह से आपने कहा कि वोट जो है मुसलमानों और दलितों का कांग्रेस को फिर भी जा रहा है। कांग्रेस और मुसलमानों, कांग्रेस को और एनसीपी को और दीगर जो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनको मुसलमानों का वोट गया है, दलितों का वोट गया है। मैं आपको बताऊं, ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अब हम बार बार ये बात कहते हैं कि सर्टिफाइड लोग हैं, जो कांग्रेस से एकदम उनका कलादा अपने गले में डाल लिया कि हम साहब कांग्रेस को ही वोट दूंगे, हम साहब एनसीपी को ही वोट देंगे, चाहे इतने मारे जाएं, काटे जाएं, कुछ भी किए जाएं, इस्तेहसाल किया, कुछ भी किया जाए उनका। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक अल्टरनेट के तौर पर अपने आप को पेश किया, मुतबादिल के तौर पर पेश किया, बल्कि यूँ कहूँ कि कांग्रेस से बेहतर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और हमने ये प्रूफ किया, ये साबित करने की कोशिश की कि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस का और एनसीपी का यहाँ से ख़ात्मा यकीनी हो चुका है। ये दोनों कम्युनिटीज़, जो दलित हम कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, SC ST भी कह लीजिए, OBCs भी कह लीजिए, ये सारे के सारे आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे मजलिस के साथ होंगे और मजलिस ही इनकी सही रहनुमाई करेगी और सही क़यादत करेगी।